नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अक्षर गोयल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ कि एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और पढ़ाई करते रहना चाहिए आपको। बिल्कुल। अभी बस एग्जाम पास आने वाला है, यानी एग्जाम की डेट आ चुकी है और आप तैयारी भी कर रहे हो, बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हो आप। मैं जानता हूँ आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी और रंग लाएगी। रंग लाने के बाद फिर आपने जैसे मुझसे वादा किया है कि हम सब शिमला चलेंगे घूमने। ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सभी चलेंगे घूमने। ठीक है, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जितने बैठे हैं यहाँ पर, 1000 2000 बच्चे बैठे हैं अब पूरे हॉल्स के अंदर। ठीक है, दूर दूर तक हॉल्स, ये पूरा बहुत बड़ा हॉल है, तो 1000 2000 बच्चे बैठे हैं हमारे। अभी आपको एक बार दिखाएंगे आपको। ठीक है। चले भाई, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, हंसने की बात नहीं है इसमें। चलिए, सब खुश तो रहना चाहिए हमेशा। मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ भाई। ठीक है। चले भाई, आज हम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आया हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज मैं आपको इस तरीके से, मैं आपको जो इंडियन की फार्मिंग है वो कंपेयर करूंगा, मैं यूएसए अदर जो कंट्रीज की जो फार्मिंग है उसके साथ कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा क्या कंडीशन है, किस तरीके से फार्मर्स, जो कृषि प्रधान देश है, जो अपना इंडिया, जो इंडिया एक, जो हमारे किसान जो कृषि प्रधान माना जाता है, ये इंडिया जो कृषि प्रधान माना जाता है, इसकी फार्मर की कंडीशन को लेके और इसकी कंडीशन के साथ साथ मैं इनको किस तरीके से निवारण कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो एमएसपी है, जो एमएसपी का रोला है, या बोल सकते हैं जो एपीएमसी मार्केट है, इसको किस तरीके से जो आपके 3 फॉर्म बिल आए थे, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के दौरान आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे बढ़िए इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि हमें भी जब भी जोश मिलता है, जब आप हमारा साथ देते हो या हमें लाइक करते हो या और हमें सब्सक्राइब करते हो, या आपका आपका ही प्यार है जो हमें नए नए टॉपिक लाने के लिए मजबूर कर रहा है भाई। ठीक है भाई। चलिए भाई, एक मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले थोड़ी सी एक पिछली बात, जो थोड़ी सी रिकैप में लेके चलूंगा आपको। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, रिसेंटली क्या, काफी टाइम हो गया कि 2000 फॉर्म बिल आए थे। जैसे फार्म बिल, 3 फॉर्म बिल आए थे, आप सभी को पता है 3 फॉर्म बिल आए थे भाई। ठीक है। 2020 के अंदर, 2020 के अंदर 3 फार्म बिल आए थे। ये 3 फार्म बिल क्या कहते थे भाई? देखिए, मैं इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा, बस मैं थोड़ा सा रिकैप को एक बार मतलब एक को गाड़ी को जो एक पटरी पर लाना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए भाई, देखिए क्या है भाई ये फार्म बिल। देखिए, इस फार्म बिल में ये था भाई, क्योंकि ये जो फार्म बिल थे मेजरली किसके रिलेटेड थे भाई, आपके जो मेजर इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी, एक एमएसपी को जो एमएसपी का जो मेन रोला था इसके अंदर। और वो जो एमएसपी था, वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, जो फार्मर को दिया जाना चाहिए। और इसमें काफ़ी सारी जो एमएसपी को हटाने का जो सिलसिला गवर्नमेंट ने बताया था इसके अंदर, मगर ये अब रिजेक्ट कर दिए गए। इस फार्म बिल को दोबारा अमेंडमेंट करके दोबारा ठीक होंगे और आएंगे। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक बात बताना चाहता था भाई। देखिए, जो जो हमारे जो इंडिया का किसान है भाई, हाँ, जो हमारे इंडिया का जो किसान है, जो हमारा फार्मर है, वो इतना कुछ करता है भाई, इतना कुछ करता है भाई। वो खेती करता है, वो खेती करता है, खेती करने के साथ हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हमें एक अन्न देता है, पूरे देश को चला रहा है, पूरे देश का पेट भर रहा है। ठीक है। फिर भी उसको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको। ठीक है भाई, ये सभी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, 3 फार्म बिल के अंदर आप सभी को पता है भाई, जो मेजर जो फार्मर्स थे वो हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स थे वो बैठे थे, क्योंकि एमएसपी से रिलेटेड ये चीज थी। और आपको मैं बता देता हूँ, जो हरियाणा जो, क्योंकि जो एमएसपी जो मेजर फसल होती है, वैसे तो 23 क्रॉप्स होती है, सब पर एमएसपी नहीं दिया जाता, 23 क्रॉप पर ही एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एक ये मिनिमम, चलो बता देता हूँ एमएसपी क्या होता है भाई। एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? और ये सोइंग से पहले, यानी बुआई से पहले डिसाइड कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ये डिसाइड तो होता है सीएसीपी के द्वारा, सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। और ये रिकमेंड किसको किया जाता है भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी ये रिकमेंड किसको करा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ये एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। एक क्या कमेटी होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर नाम की एक कमेटी होती है, जिसके हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर जी हेड होते हैं। कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर जी हेड होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हेड तो होते हैं, मगर ये प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं भाई इस साल आप क्या निकालो, रिकमेंड कीजिए, हमें बताइए कि हमें एमएसपी कितना होना चाहिए। मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, इन सभी को जोड़ तोड़ के, मतलब इनको एक एमएसपी डिसाइड करता है, रिकमेंड करता है सिर्फ। ये लागू नहीं करता, सीएसीपी लागू नहीं करता, सिर्फ रिकमेंड करता है। किसको? सी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के बारे में रिकमेंड करता है ओनली। ठीक है। किसको? इसको सीएससी पे। और जब फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के जो हेड है, जो प्रधानमंत्री है, अब ये एक बार चेक करेंगे भाई, हाँ भाई ये एमएसपी है
और ये इनको ठीक लगता है। फिर ये आपके सामने सोइंग से पहले, बुआई से पहले क्या आते हैं आपके सामने नजर आते हैं टीवी पर, और कहते हैं भाइयों और बहनों ये आपका ये इस साल एमएसपी इतना डिसाइड हुआ है। एमएसपी यानी आपसे पूछेगा भाई अनाउंस किसके द्वारा किया जाता है? अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और रिकमेंड किया जाता है किसके? सीएसीपी के द्वारा, ठीक है। और जो इसके अंदर सीएसीपी को, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, स्टार्टिंग में लेके चलते हैं इसको फार्म बिल को, लास्ट में भी आपको डिस्कस करेंगे। तो 3 फार्म बिल क्या कहता था? सबसे पहला बिल क्या बोलता था भाई? जो जो फर्स्ट बोलता था, एक बोलता था सबसे पहले जो फार्मर ट्रेड एंड प्रोड्यूस एक्ट होता है, फार्मर ट्रेड एंड प्रोड्यूस एक्ट, ये क्या बोलता है? फार्मर ट्रेड एंड प्रोड्यूस एक्ट है आपका 2020। इसके अंदर क्या था? ये बिल्कुल अच्छे से, जो आपको लिखा लिखा है आपको सब जगह मिल जाएगा, बस अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो फार्मर ट्रेड एंड प्रोड्यूस एक्ट ये क्या था? इसके एक्ट के अंदर क्या था भाई? जो गवर्नमेंट होता है, जो आपका जो फार्मर है, फार्मर देखो जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी एपीएमसी मंडी है, ये एपीएमसी मंडी है, जो एपीएमसी मंडी क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये 2003 के अंदर ये मंडी आई थी। ये 2003 के अंदर मंडी आई थी। इसमें क्या होता है भाई? अब फार्मर के पास पूरा अधिकार है, पूरा उसके पास लीगल राइट्स है कि वो अपना जो मार्केट है, जो अपना आपकी काफी ये जितनी भी एपीएमसी मंडी को क्या कर दिया गया, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे ला चुके हैं, और एक साथ ही इनको क्या कर चुके हैं? इंटीग्रेट कर दिया है। अब क्या कहता है भाई, ये गवर्नमेंट क्या बोलती थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि आप जो फार्मर्स है, आप क्या कीजिए, आप अपना जो प्रोड्यूस है, जो आपका प्रोड्यूस हुआ है, जो आपका प्रोडक्शन हुई है, उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां आपको अच्छा प्राइस मिलता है, जहां आपको बेटर प्राइस मिलता है, वहां उसको बेच दीजिए, वहां या वहां उसको क्या कर दीजिए? सेल कर दीजिए। तो ये वो लॉ बोलता था, ये वाला लॉ यही बोलता था भाई, फार्मर ट्रेड एंड प्रोड्यूस एक्ट के अंदर यही कहा जाता था भाई। ये तो पहले भी था भाई, ये तो पहले भी था कि फार्मर कहीं भी याद नहीं। अगर जो मुझे पता है भाई, हरियाणा के अंदर मैंने क्या करा है, बासमती राइस, जो हरियाणा स्टेट है भाई, हरियाणा स्टेट के अंदर 60% जो बासमती राइस है, हरियाणा स्टेट बासमती राइस कौन कर रहा है? हरियाणा। क्योंकि जो आपके 23 क्रॉप के अंदर जो मेन फसल का रोला होता है ना, जो मेन फसल होती है वो आपकी व्हीट एंड राइस ही है भाई। कौन सी है भाई? व्हीट और राइस है भाई। तो सभी पे मिलता है एमएसपी, मगर सबसे ज्यादा किस पे मिलता है? व्हीट और राइस मिलता है। और इसी को होल्ड करती है कौन? आपकी एफसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होती है, जो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है, इंडिया को। तो व्हीट एंड राइस, जो व्हीट है, जो व्हीट है, 2/2 व्हीट, 2 व्हीट सिर्फ पंजाब उगा रहा है। जितना भी ओवरऑल इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है ना व्हीट का, 2/3 यानी 66% तो सिर्फ कौन उगा रहा है भाई? पंजाब उगा रहा है, पंजाब उगा रहा है। और दूसरा क्या बताइए, जो राइस है 60% जो बासमती राइस है, बासमती राइस कौन कर रहा है? हरियाणा। तो मेजरली जो और मिलती किन फसलों पर है सबसे ज्यादा एमएसपी? इन्हीं 2 फसलों पर मिलती है, व्हीट और राइस पर। तो फार्मर को, और यहीं के फार्मर सबसे ज्यादा क्या थे? इसी जो आपका ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के अंदर आप देख लेना, जो मेजरली जो फार्मर्स थे या मेजरली जो किसान थे, कहाँ के थे? हरियाणा और पंजाब के थे। कहाँ के थे भाई? हरियाणा और पंजाब के थे, ठीक है भाई। चले भाई, ठीक है। अब देखिए भाई क्या है भाई, अगली एक और बात बताता हूँ। आज बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है आपको सभी को, मैं कहता हूँ सभी को मजा आने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता भाई? दूसरा एक्ट क्या बोलता था? ये दूसरा एक्ट था कौन सा आपका? ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर क्या था भाई? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वैसे तो 1955 में बहुत पुराना था, इसको दोबारा लाने की पता नहीं क्यों जरूरत पड़ेगी। ये 1955 के अंदर पहले ही आ चुका था, पता नहीं क्यों अभी ये। इसके अंतर्गत क्या है भाई? जैसे भाई कोई भी किसान या कोई भी मतलब कोई भी बंदा या कोई भी इंसान या क्या नहीं कर सकता, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन, किसी को होर्डिंग नहीं कर सकता, यानी किसी को रोक के नहीं रख सकता, यानी किसी की स्टोरेज नहीं कर सकता बल्क में। अगर जो स्टोरेज कर ली किसी भी बंदे ने क्या कर लिया, अगर जो स्टोरेज कर ली ज्यादा में, तो मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी, मार्केट में कमी हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो मार्केट में कमी हो चुकी है, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो गया? फिर उसका रेट बढ़ जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो फिर वो जो बंदा जिसने स्टोर किया हुआ है, अब वो उसको सेल करेगा उस मार्केट प्राइस पर। तो इसी तरीके से ये इलीगल काम होता है, ये होर्डिंग क्या होती है? इलीगल होती है। मगर क्या कहता है भाई, किसान को क्या, किसान को पूरी छूट है कि किसान अपनी होर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजरली कौन से किसान है? मार्जिनल और स्मॉल फार्मर ही है सबसे ज्यादा, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर ही है सबसे ज्यादा। तो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दी थी? छूट दे दी थी, हाँ भाई आप क्या कर सकते हो, इनको स्टोर कर सकते हो आप। मगर ये कुछ एक लिस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिस्ट होती है भाई, कौन सा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। ये सारा किसके अंदर? ये आपका ये
एसेंशियल ये लिस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी को भी रख सकती है। जैसे अभी अभी क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो कोरोना टाइम के अंदर सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर जो थे और ये आपका डिटॉल वगैरह के जो सैनिटाइजर थे, इनको इनके लोग क्या करने लगे थे, होर्डिंग करने लगे थे, यानी इनको रोक के रखने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने उनको किसके अंदर डाल दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के। अगर आप ये करते हो तो आप क्या होगे, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। मगर उसके बाद 1 साल बाद इसको हटा भी दिया लिस्ट से, ठीक है ना, इन सैनिटाइजर वगैरह को। यही चीज है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, ये बात बताई गई थी। बताइए इतनी बात समझ में आई, ठीक है। पहला क्या था, फार्मर ट्रेड प्रोड्यूसर एक्ट, ठीक है। आगे क्या था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और अगला क्या है, एक कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। क्या है, कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। इस कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर क्या होता है भाई, कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या बताया जाता है भाई, इसके अंदर बताया जाता है भाई कि ये बोलता है कि आप ना पहले ही क्या कर लो, टाई अप कर लीजिए किसके साथ, किसान के साथ टाई अप कर लीजिए। जो नई नई जो आपकी जो ये नई नई कंपनीज है, जो आपकी कंपनीज है, जो कंपनी क्या करो, जो बीच का जो टाइप है, जो बीच में जो मिडल मैन होते हैं उनको हटाओ, और आप डायरेक्ट किससे, यानी फार्मर किससे डायरेक्ट डील करेगा भाई, कंपनी से डायरेक्ट डील करेगा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे किसी कोई किसान है भाई, कोई किसान है भाई, और कोई किसान को आलू, किसी कोई कंपनी बोलती है भाई हमें चिप्स बनानी है, आप आलू दीजिए, ठीक है। वो डायरेक्ट किसान से नहीं, डायरेक्ट किसान से नहीं करता है डील, वो करता है किससे, डायरेक्ट डील करता है किससे, मिडल मैन से। तो मिडल मैन को बोलेगा, अब वो क्या मिडल मैन क्या बोलेगा भाई, मिडल मैन बोलेगा हाँ मैं आपको 1,000 टन या 2,000 टन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या करेगा भाई, फार्मर को हायर करेगा भाई, ये फार्मर है, ये आप अलग अलग फार्मर के अलग अलग विलेज के फार्मर को कह देगा आप सब ये चीज ग्रो कीजिए। अब वो ग्रो होने के बाद उसे फार्मर से तो खरीद लेगा 10 रुपए के भाव पे, फार्मर से खरीद लेगा कितने भाव पे, 10 रुपए के भाव पे खरीद देगा, और उनको बेच देगा 30 रुपए के, 40 रुपए के भाव से। देखिए फार्मर ने जितनी इतनी मेहनत करी, इतनी सारी मेहनत करी, खेतों में अपनी सारी मैकेनाइजिंग पावर यूज करी, जो सब कुछ करा, इतनी मेहनत करने के बाद उसको कितना रुपया मिला, 10 रुपए मिला। और वही जो मिडल मैन है बीच में, मिडल मैन ने क्या करा भाई, उसी को 30 रुपए के भाव पे बेच दिया चिप्स वाली कंपनी को। तो 20 रुपए को, यानी डबल मुनाफा, यानी डबल मुनाफा। क्या कुछ करा उसने, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ बीच में एक बिचौलिया का काम किया, और वो बिचौलिया का काम क्या करके उसने इतना सारा मुनाफा कमा लिया। इसी वजह से तो भाई फार्मर, तो गवर्नमेंट ने ये चीज देखते हुए क्या करा भाई, गवर्नमेंट ने कहा कि आप डायरेक्ट किससे डील कीजिए, किससे डील कीजिए भाई। अगर वो 10 रुपए उसको मिल रहा था, तो उसको बजाय कि फार्मर को क्या मिलेगा, 20 रुपए तो मिले, कम से कम 20 रुपए तो मिले, ठीक है। चलो 30 नहीं देगा तो 20 तो मिलेगा भाई, तो फार्मर की कुछ तो इनकम जनरेट होगी। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर यही बात बताई गई थी कि भाई आप ना अपना क्या कर जो अपना प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट कंपनी से डील कर जो। तो इसको बोलते हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है भाई, पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि तो आपको जो बीज वगैरह पहले ही किसान को बोल दिया जाता है भाई आपका जैसे आपका आलू जो है हम इतना 30 रुपए रेट खरीदेंगे खरीदेंगे, चाहे आपका कितना भी प्रोडक्शन हो, चाहे आपका कितना भी प्रोड्यूस हो या कितना भी प्रोडक्शन हो, हम इतने भाव से आपका खरीदेगा ही खरीदेगा। तो 30 रुपए के भाव, 40 रुपए का, जो भी आपका जितना भी प्रोड्यूस हो, तो पहले डिसाइड हो जाता है। चाहे उसके बाद एमएसपी घटे चाहे बढ़े, चाहे कुछ भी हो, हम चाहे आपकी बारिश आए चाहे आंधी आए, तो कितना भी प्रोड्यूस हम आपसे इतने ही डील लेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। तो ये पहले कंट्रैक्ट फार्मिंग कर दी जाती है, यानी इसी को बोलते हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग। हालांकि जो कंट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सब कुछ डील किया जाता है, तो गवर्नमेंट ये पहले ही डिसाइड होता है भाई बीज भी हम देंगे, फर्टिलाइजर भी हम देंगे, आपको बस इस तरीके से खेती करनी है, साइंटिफिक तरीके से खेती करनी है, इस तरीके से आप खेती कीजिए, और जितना प्रोडक्शन हो तो हमें दीजिए, ठीक है। हम आपके इस प्रोडक्शन के अधिकार हमारे ऊपर रहेगा, यानी हम हमारा रहेगा इस प्रोडक्शन पे, जो आप प्रोड्यूस करोगे इसका अधिकार हमारा रहेगा, ठीक है। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग में अब किसानों के अंदर क्या चला गया था भाई, किसानों के अंदर सबसे ज्यादा तो एक अफवाह चली गई थी। क्या अफवाह फैल रही थी भाई, मेजर जो अफवाह ये फैल रही थी कि भाई किसान ये सोचता भाई कंट्रैक्ट फार्मिंग जो कर रहे हैं ना, ये कहीं हमारी जमीन ना ले ले, ताकि क्योंकि हमारे जो इंडिया का जो फार्मर है, मेनली आपका देखा होगा जो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर है, उसमें भी काफी इलिटरेसी देखी जाती है कि फार्मर काफी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, जो ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं, जो पुराने जमाने से खेती करते आ रहे, जो ट्रेडिशनल नेचर से खेती करते आ रहे, वही करते, जो दादाजी पूर्वज जी करते आ रहे थे, वही आगे आगे पिताजी कर रहे हैं, उसी के बाद अब हम खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से खेती करते आ रहे हैं। तो ये खेती जो कर रहे हैं भाई हमारे किसान, तो ये अब ये सोचते हैं भाई हम नई फार्मिंग क्यों करें भाई, हम नई फार्मिंग करके अगर हमने नई फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया, जो हमने कुछ नई खेती कर ली, तो अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इस तरीके से। तो काफी डरता भी है, रिस्क लेना नहीं चाहता हमारा फार्मर। तो आज मैं ये सब बातें करना चाहूंगा, किस तरीके से फार्मर रिस्क लेकर, किस तरीके से हमारे जो फार्मर है, जो विदेशी जो फार्मर है, जो विदेश के जो फार्मर्स है, उनसे कैसे टक्कर ले सकते हैं, या उनसे कैसे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चीजें हम बताएंगे। तो ये 3 फॉर्म बिल थे, ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल में बताया, थोड़ी थोड़ी बात बताई, इसकी बात हम बाद में भी करेंगे, डिस्कशन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मगर मैं आपको बस थोड़ी सी रिकैप करना चाहता था बातों को, किस तरीके से ये आपका फार्म बिल था। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अब हमारा देश कहते हैं तो भाई कृषि प्रधान देश है, बोलते हैं क्यों कृषि प्रधान देश बोलते हैं, क्योंकि भाई जो हमारे जो 70% जो जनसंख्या है, जो हमारी ओवरऑल 70% जनसंख्या पूरे देश की, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है भाई, किससे जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। लगभग लगभग 70% खेती, ठीक है, या 70% जो बंदे हैं जो लिवलीहुड अपनी जिंदगी को जीने के लिए या लिवलीहुड कंडीशन के लिए किस पर डिपेंड है, आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उसमें से लगभग 68% या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 68% जो रूरल पीपल है, मैं यानी रूरल एरियाज में रहते हैं लोग, और 32% अर्बन एक। अब देखा जा रहा है कि ये जो अर्बन के जो लोग हैं, जो अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि अब लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं भाई, खेती छोड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर जो खेती छोड़ देगा किसान, अगर जो खेती जिस जो, तो हमें, मैं नमन करता हूं उन किसान को जो अब इस टाइम तक खेती कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी सुविधा, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी जो खेती कर रहा है, या इतने कुछ करने के बाद भी जो खेती कर रहा है, या हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हम नमन करते हैं उन फार्मर्स को। मैं हाथ जोड़कर उनको नमन करता हूँ कि इतना कुछ वो हमें फूड सिक्योरिटी देते हैं, हमें अन्न देते हैं। अन्नदाता होता है भाई, क्या होता है भाई, अन्नदाता होता है कौन, आपका फूड। ठीक है, एक सेकंड रुके, एक सेकंड बस। ठीक है, चले भाई, देखिए आ रही है भाई, चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, तो क्या था भाई, तो यही बात है भाई, ये मैंने फार्म बिल को इस तरीके से इंडिकेट किया था। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए आप समझिए इस बात को। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज करके, एक एक चीज को खोल के चलता हूँ, एक एक चीज को आपको बताना चाहूंगा, एक एक चीज आपको खोल कर देखिए। अब देखिए, एक मैं बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूँ क्या, अ, देखिए किस तरीके से हमारा इंडिया पागल बनता जा रहा है। पागल इन द सेंस, किस तरीके से हमारे को चूना लगाया जाए, चूना भी बोल सकते हैं, या किस तरीके से हम अनदेखा कर रहे हैं इस बात को, और खुश भी होते हैं इस बात को लेके। देखिए किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया क्या करता है भाई, हमारा इंडिया क्या करता है भाई, रशिया को क्या करता है, लोहा देता है। क्या बेचता है भाई, लोहा बेचता है 50 रुपए किलो। क्या बेचता है भाई, लोहा बेचता है। कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो लोहा बेचते हैं। और क्या करते हैं, 50 रुपए किलो लोहा तो बेचते हैं भाई, इतना सारा लोहा भी भेज देंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहीं से वहां पर क्या करते हैं भाई, वहां से क्या करते हैं, गन्स वगैरह इंपोर्ट होती है, उसी लोहे से बन के जो गन्स वगैरह इंपोर्ट होती है, लाखों रुपए की, लाखों करोड़ों रुपए का क्या होता है भाई, गन्स इंपोर्ट होती है। और हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं भाई कि हमारा लोहा बाहर जा रहा है। अरे लोहा तो बाहर जा रहा है, मगर वहां से क्या आ रही है आपकी जो ये आपकी जो इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट तो क्या हो रहा है, लोहा हो रहा है खाली। इंपोर्ट क्या है, उसी लोहे से बनी हुई जो बंदूक है, जो राइफल है, जो आपकी गन्स वगैरह वो इंपोर्ट होती है, और वो इतने लाखों करोड़ों रुपए की होती है। तो कितना सारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, कहाँ 50 की चीज दे रहे हो, वहां से लाखों लाखों की चीज ले रहे हो, तो कितना ज्यादा मेजर चीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या होती है भाई, इस तरीके से हमारा क्या होता है, जब ये चीज, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, यानी इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो, तो क्या होता है, हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो गिरने लग जाती है। यानी जो हमारा रुपया है उस मुकाबले हमारा गिरने लग जाता है, क्योंकि हमें देने पड़ते हैं क्या, यूएस डॉलर के अंदर डील करनी पड़ती है। मगर ठीक है, क्योंकि अब डॉलर डॉलर में डील होती है भाई सारी चीजें। ठीक है, अब डॉलर की वैल्यू क्या होती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर जो हम ज्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात है भाई। रशिया का एक देख सकते हो भाई, रशिया इस तरीके से आपका क्या कर सकता है, ये आपका बेहतरीन एग्जांपल देखा। तो हमारे जो इंडिया के जो फार्मर है ना, इंडिया को फार्मर में किस तरीके से बस फंसा के रखा हुआ है, किसमें, वीट और राइस है, राइस और वीट के चक्कर में फंसा के रखा हुआ है, राइस और वीट के चक्कर में ही फंसा के रखा हुआ है। क्यों भाई, अब एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए, आप मेजरली देख लीजिए फसल, जो इंडिया के जो स्टेपल फूड है, इंडिया का जो स्टेपल फूड है वो कौन सा है भाई, राइस है। वो क्या भाई, राइस है, मानते हैं, चलो बात है, ठीक है। अब एक बात दूसरी समझिए भाई, जो विदेशों के अंदर क्या करते हैं भाई, एडवांस खेती की जाती है। क्या की जाती है भाई, एडवांस खेती की जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जाती है। जब हम बोलते हैं भाई कृषि प्रधान देश है, तो वहां यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती वो, यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी यूज क्यों नहीं हो सकती। जब हम बोलते हैं भाई कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फार्मर्स है, फार्मर्स जो इलिटरेट फार्मर है, या जिन जो कम पढ़े लिखे, उनको क्या देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी, या उनको टेक्निक को नहीं समझाना पड़ेगा। ठीक है भाई ना, राइस और वीट के चक्कर में उलझा देते हैं भाई, राइस उगाओ, वीट उगाओ, और ये क्या हो, एमएसपी पाओ। वाई राइस उगाओ, वीट उगाओ और एमएसपी पाओ। मगर ये नहीं कहा जाता कि आप दूसरी इन फसलों को छोड़कर आप ब्लूबेरी उगाओ। क्या उगाओ, ब्लूबेरी उगाओ, या ब्रोकली उगाओ, ब्रोकली उगाओ, जिसकी ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड के अंदर। क्या हमारा वो देश प्रोड्यूस कर रहा है भाई,
जो वर्ल्ड के अंदर क्या भाई, व्हीट और राइस तो सभी उगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ल्ड के अंदर जो पैसा आता है, जो पैसा यानी क्या, वर्ल्ड के अंदर ब्लूबेरी की डिमांड है भाई, ब्रोकली की डिमांड है, आपके जो बेल पेपर के, जो आपके अलग अलग कलर्स के बेल पेपर्स आते हैं जिसको आप शिमला मिर्च बोलते हैं, इनकी डिमांड है। ये क्यों नहीं ग्रो कर रहा है फार्मर? ये क्यों नहीं ग्रो? इनके 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज्यादा रेट मिलेगा, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे फार्मर्स को टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती, हमारे फार्मर्स को शिक्षा ही नहीं दी जाती। हमारे फार्मर्स को क्या, सिर्फ एमएसपी के चक्कर में उलझा के रख देते हैं भाई। आपको पहले सोइंग से पहले डिसाइड हो जाएगा एमएसपी, और वो एमएसपी भी नहीं मिल पाता है, वो एमएसपी भी नहीं मिल पाता है। सिर्फ और सिर्फ माना जाता है भाई 6% लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ एमएसपी मिलता है, बाकियों को एमएसपी नहीं मिल पाता है। कुछ अपने जान पहचान में बेच देते हैं भाई अपना माल, ठीक है, कुछ आपका एमएसपी पे, कुछ को एमएसपी यानी 6% को एमएसपी मिल जाता है। तो इतना सारा को देखा जाता है, क्यों नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ावा नहीं दिया जाता है? अगर नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा, यही फार्मर को बोलेंगे भाई आप ये चीज उगाइए, क्या उगाए नहीं जाएगा? हमारे आप कृषि प्रधान इस वजह से बोला जाता है कि भाई यहाँ पर सभी खेती हो सकती है भाई, हर एक चीज की खेती हो सकती है यहाँ पर, मगर यहाँ पर खेती करने की एडवांस टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, और यहाँ पर शिक्षा की जरूरत है। किसकी जरूरत है भाई? शिक्षा की मेनली जरूरत है। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल बताइए, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, बिल्कुल समझिए भाई। देखिए यहाँ पर क्या, व्हीट राइस के चक्कर में फंसा के, अब मान लेते हैं भाई कोई देश है भाई, कोई देश है, मान लेते हैं भाई कोई देश है, उस देश को क्या चाहिए भाई? उस देश को चाहिए भाई, क्या चाहिए भाई? आटा चाहिए भाई, मान लेते हैं। और आटा क्या है भाई, यहाँ पर मिलता है आपका आटा कितना, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। अब कोई देश मांग रहा है भाई, अब कोई देश मांग रहा है इंडिया से, इंडिया से क्या मांगेगा भाई? अरे हमें ना भाई 1 लाख किलो आटा भेज दीजिए, 1 लाख केजी क्या भेज दीजिए, आटा भेज दीजिए, और 50 के भाव, जहाँ बिक रहा है यहाँ 25 के भाव, और वहां जाएगा कितने, 50 का भाव। कोई दिक्कत नहीं है भाई, खेती करी, मेहनत करी किसने? किसान ने। अब 50 रुपए के भाव कहाँ बेच दिया भाई? 1 लाख किलो आटा भेज दिया कहाँ? विदेश में, अब्रोड कंट्री में भेज दिया। अब आगे कितना मुनाफा हो गया? 50 लाख का मुनाफा हो गया। खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे यहाँ के फार्मर, या यहाँ के जो गवर्नमेंट है, या यहाँ की जो संस्था है, इतनी खुश हो जाएगी, अरे 50 लाख का माल चला गया, 50 लाख का माल चला गया, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, चलो वाह भाई वाह, एक्सपोर्ट हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर आप कहीं भी रिलायंस फ्रेश में, या कहीं भी बड़े बड़े शोरूम में, आप काफी जहाँ पर वेजिटेबल्स यहाँ मिलते हैं, आप मॉल्स में चले जाओगे, वहीं पे आप देखोगे ब्लूबेरी भी, देखिए वहां पे एक ब्लूबेरी देखिए, एक ब्लूबेरी का जो रेट है ना, आपको आधा किलो का जो, या 1 किलो जो डब्बा होता है ब्लूबेरी का, या 100 ग्राम ब्लूबेरी सिर्फ 500 रुपए की मिलेगी। 100 ग्राम ब्लूबेरी, 100 ग्राम ब्लूबेरी, 100 ग्राम, यानी कि 5,000 रुपए किलो। कितने हो गए भाई? 5,000 रुपए केजी जो होती है ब्लूबेरी का रेट है भाई, 5,000 रुपए किलो ब्लूबेरी का रेट है। इसी तरीके से अदर फसलें भी है, अदर फसलें जैसे ब्रोकली होगी 400-500 रुपए किलो होगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से अदर जो फसलें भी है। अब ये अब क्या करता है भाई, आ तो ये भी रही है, अपने इंडिया के अंदर तो आ रही है, अंदर इंडिया के अंदर तो आ रही है भाई। मान लेते हैं भाई इंडिया इंपोर्ट करता है भाई 10,000 किलो ब्लूबेरी इंपोर्ट करता है भाई, 10,000 किलो ब्लूबेरी इंपोर्ट करता है बेचने के लिए, ठीक है भाई। अब कितने का हो गया माल? 5 करोड़ का माल हो गया। कितने करोड़ का माल हो गया? 5 करोड़ का। भेजा कितना यहाँ से? भेजा कितना मार्केट माल है सब? क्योंकि यहाँ तो क्या उगा, यहाँ ब्लूबेरी उगती है? नहीं उगती, नहीं, उगाते ही नहीं है, उगाते ही नहीं है, क्योंकि प्रमोट ही नहीं किया जाता, प्रमोट ही नहीं किया जाता फार्मर्स को। क्या उगाते भाई? राइस और व्हीट उगाओ, एमएसपी पाओ, राइस और व्हीट उगाओ, और वो एमएसपी के उस पर भी नहीं चलता, एमएसपी नहीं मिल पाता। फिर क्या करता है, अब किसी किसान को अगर यहाँ पर विदेश में भेजने का मौका मिल रहा है, नहीं किसी आड़ती को या किसी जो मिडल मैन को विदेश में बेचने का मौका मिल रहा है, तो अब देखिए एक्सपोर्ट कितना हुआ भाई? 50 लाख का। इंपोर्ट कितना हुआ? 5 करोड़ का। डिफरेंस कितने का होगा? 4-5 करोड़ का। यानी इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है भाई, इतना सारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसका? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इसी वजह से हमारा जो रुपया है, ये मैंने दूसरा एग्जांपल बताया, इसी तरीके से जो हमारा रुपया है, इसका वैल्यू डाउन होती जा रही है, इसकी रेट, इसका वैल्यू डिक्रीज होती रही है, रेट गिरता जा रहा है हमारे रुपए का। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा होने के कारण। समझ में आया? तो दूसरा एग्जांपल था किसका भाई? इसी तरीके से आपका दूसरा एग्जांपल था, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका, रुपए की वैल्यू गिरा देता है। किसकी वैल्यू गिरा देता है भाई? रुपये की वैल्यू गिरा देता है। बोलते तो है भाई हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, मगर कहाँ है कृषि प्रधान देश? क्या यहाँ के कृषि प्रधान देश को या कृषि को कभी एजुकेट किया है भाई? कभी एजुकेट किया जाता है कि भाई तुम ये वाली खेती करो, इस तरीके से आपकी खेती होगी, इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ेगी? अरे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा बताइए। देख, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इस आइडिया को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये अपना आइडिया कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए कोई भी आगे देख भी लेना, इस आइडिया पे कुछ ना कुछ क्रिएट हो भी जाएगा। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। माना जाता है भाई कि यहाँ पर हर साल ना इंडिया में, लगभग हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर जन्म लेते हैं। जन्म लेने का सेंस यानी 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं हमेशा, हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग प्राइवेट और
गवर्नमेंट से, दोनों संस्थाओं से 15 लाख इंजीनियर बाहर निकलते हैं, मगर उसमें से क्या सारे प्रोडक्टिव है? कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है। वो हेल्प कर सकते हैं कैसे? कैसे हेल्प कर सकते हैं देखिए, एक मैं चाहता हूँ कि एक एक एप्लीकेशन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एक एप्लीकेशन बन गई, मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन जनरेट हो गई है भाई, ठीक है? ये एप्लीकेशन है और बिल्कुल बिल्कुल एक सिंपल एप्लीकेशन हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से एप्लीकेशन है। सबसे पहले क्या कर रही है, किसी किसान को क्या कर रही है? एजुकेट कर रही है। देखो मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, क्विज आइडिया पे कोई कुछ भी कर सकता है भाई। देखिए मैंने तो आइडिया दे दिया, अगर आप करना है तो आप कर सकते हो। देखिए तो एप्लीकेशन जनरेट कर दी भाई। अब एप्लीकेशन पे इतनी तगड़ी आजकल इतना प्रिसीजन आ चुकी है, यानी इतना एररलेस चीजें हो चुकी है कि जीपीएस सिस्टम से, जीपीएस सिस्टम, जीआईएस सिस्टम, ये प्रिसीजन सिस्टम, यानी इतनी ही चीजें आ चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सेंसर सिस्टम इतने तगड़े हो चुके हैं कि आपकी जो लोकेशन है 10 मीटर से 10 मीटर के, अगर आप 10 मीटर के दूरी पे भी, यानी हर एक 10 मीटर पे किसान कहाँ पर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, 20 मीटर पे कहाँ पर, यानी हर चीज बता देते हैं, हर चीज बता देता है। वेदर फोरकास्टिंग भी बता देता है, वेदर फोरकास्टिंग भी बताई जाती है कि 3 घंटे के अंदर बारिश होगी, या 1 घंटे के अंदर बारिश होगी, या 3 दिन के अंदर बारिश होगी, अगले 1 साल की, यानी इतनी तगड़ी वेदर फोरकास्टिंग भी। क्यों? हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कोई एप्लीकेशन बना दिया, अभी एप्लीकेशन पे क्या बताइए भाई कि अब जिस जहां पर फार्मर क्या करता है, यहाँ की सोयल की पता होनी चाहिए भाई, वहां के सेंसर जो होते हैं उसके सोयल को पता करें, वहां का एनवायरमेंट को पता करें। और वहां पर ये फार्मर क्या लगाता था, मान लेते हैं यहाँ पर क्या लगाता था, गोभी लगाता था। यहाँ पे क्या लगाता था? यहाँ पर ये फार्मर गोभी लगाएगा। अगर ये यहाँ पर फार्मर गोभी लगा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करे भाई, इस गोभी को अलावा और उस टेक्नोलॉजी में वो सारा कुछ एग्जामिन करके, सारा कुछ देख देख करके बताए, उस फार्मर को बताए किस तरीके से, क्योंकि ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड वे में होगी। अभी काफी सारी कंपनियों को जुड़ना पड़ेगा, किस तरीके से उसमें बताए भाई, यहाँ पे ये आपका गोभी लगाई जाती थी, आप इस मिट्टी पर, इस फसल पर, इस एनवायरनमेंट के अंदर या इस मौसम के अंदर आप ये वाली फसल लगाइए, हाइयर प्राइस वाली फसल लगाइए। जैसे ब्रोकली होगी, क्या होगी? ब्रोकली होगी। किसी को पता ही नहीं होगा ब्रोकली क्या होता है। अब ये ब्रोकली लगाइए, ठीक है? फिर उस ब्रोकली को लगाने का तरीका बताइए, किस तरीके से ब्रोकली लगेगी, किस तरीके से एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरीके से पानी लगेगा, ये साइंटिफिक वे में सब चीजें किसान को बताइए। अब किसान जहां पहले इसको 4-5 रुपए मिलता था गोभी का, अब वहीं पर ये 4-5 रुपए किलो की गोभी मिलेगी। अब वहीं अगर ये बेचेगा मार्केट के अंदर 200 रुपए किलो की ब्रोकली, तो फार्मर को फायदा नहीं होगा क्या? कहाँ 4-5 रुपए किलो आपकी गोभी मिलती थी, कहाँ इसको, अगर जो चलो 20-200 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा है, तो फिर भी अगर जो 4-5 किलो वाली अगर जो 100 रुपए में भी बेचे अगर किसान, तो कितना फायदा होगा? 20 गुना फायदा हो गया, होया या नहीं? तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ सकते हैं। तो इतने सारे सेंसर सिस्टम आ चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है। तो बताइए आप यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉप को डाइवर्सिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप दूसरी फसल लगा के ज्यादा मुनाफा पा सकते हैं, किस तरीके से आप, अगर कोई हार्म होता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ आता है, किस तरीके से कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब चीजें लगानी चाहिए, किस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को नया डेवलप करना पड़ेगा, मगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस किसान को क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा। इस तरीके से प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है? प्रिसीजन फार्मिंग को बोलते हैं एररलेस फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एररलेस फार्मिंग। जो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए फार्मिंग की जाती है। बाहर देख लीजिए भाई, यहाँ का किसान देख लीजिए और विदेश का किसान देख लीजिए। वहाँ का सबसे पहले क्या किया जाता है, वहाँ पे फार्मर्स को एजुकेट किया जाता है, यानी वहाँ पर फार्मर्स की ट्रेनिंग की जाती है, किस तरीके से खेती की जाती है, ये चीजें बताई जाती है वहाँ पर। अब इतना सारा पैसा यहाँ पर क्या करता था भाई, एमएसपी पे दे देंगे, एमएसपी पे बोझ देंगे। दूसरा क्या, सब्सिडी दे देंगे, फर्टिलाइजर पे इतनी इतनी सब्सिडी मिलती है। अरे पैसा तो लगा रहे हैं सारी गवर्नमेंट, पैसा तो लगा रही, मगर इसको एफिशिएंट वे में कैसे लगाया जा सकता है, किस तरीके से एफिशिएंट वे में पैसा लगाया जा सकता है, ये चीजें पे काम करने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करने की जरूरत है, ठीक है? तभी हमारा कृषि प्रधान, असली में कृषि प्रधान देश कहलाएगा। असली में, हाँ मैं बोल रहा हूँ सच में, असली में ये कहने कहने की बात रह गई है कि हमारा देश कृषि प्रधान है। असली में तो तभी कहलाएगा जब यहाँ के फार्मर्स को इनकम जनरेट होगी, वाकई में यहाँ के फार्मर को पैसा डबल होगा। जैसे बोलते तो है भाई 2022 तक पैसा डबल हो जाएगा, वो 2022 से कहाँ चला गया, 2024 तक चला गया। बोलते तो है, मगर क्या हो रहा है पैसा डबल? कुछ भी नहीं हो रहा है पैसा डबल। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होता है भाई, फार्मिंग की जाती है। इस तरीके से फार्मिंग करोगे तो गवर्नमेंट या फार्मर्स क्या कर सकता है, अपने पैसा को कमा सकता है, इस तरीके से अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है, बेहतरीन ढंग से कर सकता है। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात? तो एक एक करके देखो, मैंने इतने सारे एग्जांपल बस ये बताने के लिए लिखे ताकि आपको समझ आए किस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है, किस तरीके से हमारे सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर। देखो इतनी सारी स्कीम्स तो चलती है, इतनी, देखो मैंने खुद भी काम किया गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका, ठीक है? इतनी सारी स्कीम्स तो चलती है कि वाकई में क्या फार्मर्स को वो स्कीम्स का लाभ मिलता है? नहीं मिलता।
क्योंकि वो स्कीम्स ऊपर तक ही रह जाती है, क्योंकि बीच में वो स्कीम्स का ये तहस नहस हो जाती है, और ग्राउंड लेवल तक वो स्कीम पहुंचती है। क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है मेनली कौन से है भाई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल्स एंड मार्जिनल फार्मर है सबसे ज्यादा। तो स्मॉल्स एंड मार्जिनल फार्मर्स तक तो वो स्कीम पहुंच ही नहीं पाती है। अब स्कीम्स ही नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, वहां पर खेती होगी क्या, वहां पर वो और बढ़िया तरीके से खेती कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो देखिए अगला देखिए क्या है, एक और देखिए, ये प्रिसीजन फार्मिंग मैंने बता दिया। प्रिसीजन फार्मिंग के लिए इसको बोलते हैं एररलेस फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एररलेस फार्मिंग, या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग बोलते हैं इसको। जितना इसको बोला जाए उतना ही करे, उसी तरीके में प्रॉपर वे में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो फार्मिंग की जाती है ना, उसी को बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है भाई। जैसे मैंने अभी बताया कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल बताया था, किस तरीके से आप फार्मर को कैसे डाइवर्सिफाई करो। यानी भाई देखिए एक बार बताओ, डाइवर्सिफाई, एक बार बताओ, मशरूम की खेती ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश में मशरूम की क्या पूरे वर्ल्ड में मशरूम की डिमांड नहीं है? जापान के अंदर इतनी मशरूम की इतनी डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि 50-50 हजार रुपए किलो वहां पर मशरूम मिलती है। वो जो स्पेसिफिक मशरूम जो उगाई जाती है, क्या इंडिया के हिमाचल के अंदर, सोलन के अंदर, अपने यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर क्या हम उस मशरूम को नहीं उगा सकते? उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं। बस हमारे वहाँ के फार्मर सोचते नहीं है, या वहाँ को सोचा ही नहीं जाया जाता, यानी कि उनको सोचवाते भी नहीं है, यानी उनकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज भी नहीं करते। जहां तक है ना वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं, ठीक है, वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। क्यों? अब ये तो वही जाने भाई क्यों, ठीक है ना। तो यही है भाई। तो इंडिया को क्या बनाना है भाई, मेनली क्या बनाना है, इंडिया को क्या बनाओ, इंडिया को देखो, देखो इंडिया को अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। मेनली कहा भाई, एमएसपी के ट्रैप में उलझा दिया जाता है, बस एमएसपी के ट्रैप के अंदर ही उलझा दिया जाता है भाई। आप यहीं पे उलझे रहो, यहीं पर आप एमएसपी पाते रहो और अपना जीवन व्यतीत करते रहो, आगे ना बढ़ने देना। आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्यों नहीं बढ़ने देंगे भाई, हमारा भी घाटा, तुम्हारा भी घाटा, सब कुछ घाटा लॉस हो जाएगा अगर जो आगे बढ़ेगा। तो एक किसान भाई, किसान है, इतनी मेहनत करता है, तो इसको आगे बढ़ने की है ही, इनको देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नहीं, सब सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब मान लीजिए आप, जो 1900 जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था भाई, भूखे मर रहे थे लोग, भूखे मर रहे थे लोग, फेमाइन आ रही थी, मगर हमें उस टाइम किसने बचाया था? फार्मर्स ने बचाया था। किसने बचाया था? फार्मर्स ने बचाया था। फार्मर्स ने क्या करके बचाया था भाई? फार्मर्स ने बचाया था कैसे, कि वो करके हाई यील्डिंग वैरायटीज को लगा के, फर्टिलाइजर को यूज करके, इस तरीके से फार्मर्स ने हमारे मरते हुए लोगों को बचाया था, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी, अगर फार्मर नहीं होते तो हम जिंदा होते, नहीं जिंदा होते, ठीक है ना। इसी तरीके से एमएसपी के चक्रों से उलझाओ, हटाओ, और फार्मर्स को नई नई टेक्नोलॉजी को जितना पैसा देखो, पीडीएस सिस्टम है, जैसे मैंने भी बताया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये क्या होता है भाई, ये आपका जो पीपीएल वगैरह पे, कार्ड वगैरह पे जो आपका पैसा, देखो गवर्नमेंट को कितना बर्डन करना पड़ता है। देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, फार्मर्स को सब्सिडी देती है, किस पर? फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है। कि जो आपको 2500 रुपए का जो आपका यूरिया का कट्टा है, वो सिर्फ 250 रुपए में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो बाकी का जो पैसा होता है ना, जो 2250 रुपए का जो जो डिफरेंस है ना, वो गवर्नमेंट पे करती है, पता है आपको, वो गवर्नमेंट पे करती है। वैसे वाक्य में जो यूरिया का कट्टा जो बनता है ना, वो 2500 रुपए का बनता है, मगर आपको कितने का मिलता है? 250 रुपए का मिलता है, वो जो बीच का डिफरेंस है। तो ये बोझ है, ये क्या है भाई, एक बर्डन है किसके ऊपर भाई, उसके ऊपर, ये गवर्नमेंट के ऊपर। तो दूसरी बात क्या भाई, अब पीडीएस सिस्टम में क्या होता है भाई, पीडीएस सिस्टम में क्या होता है भाई, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई, वही फिर एमएसपी के भाव पर क्या करती है, किसान से लेती है। अब क्या लेती है भाई, उन 2000 के रेट पे किसान से उठा लिया, ठीक है, मान लेते हैं 20 रुपए किलो वीट के हिसाब से गवर्नमेंट ने उठा लिया। अब वो 20 रुपए किलो के हिसाब से उठा तो लेती है गवर्नमेंट, फिर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर उसको केयरिंग करना, उसको संभाल के रखना, उसको वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखना, नई नई उससे, ठीक है ना, उसको कीट पतंगों से बचा के रखना, फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट में पैसा लगाती है, इतना सारा पैसा यूज करती है। फिर वो 20 रुपए का रेट है, अब कोई 40 में थोड़ी ना देती है गवर्नमेंट, कितने में देगी? वो 20 रुपए वाला अनाज कितने में देती है गवर्नमेंट? कितने में देती है भाई? ये आपकी, ये बार बार फोन आ रहे हैं, ठीक है, कितने में देती है भाई? वो फिर वही 20 रुपए वाला कितने में देती है? 2 रुपए में अनाज देती है बीपीएल, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? ठीक है ना। चलिए, अब देखिए भाई, तो क्या है भाई, तो आपको बता दूं, रिसेंटली गवर्नमेंट को 80,000 करोड़ का, कितने का? 80,000 करोड़ का घाटा हुआ था। 80,000 करोड़ का घाटा हुआ था इसी पीडीएस सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ये, क्योंकि इसमें खर्चा हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है, बेटर स्टोरेज नहीं है। किसान से ले तो लेती है, मगर उसको स्टोर नहीं कर पाती, अच्छे से स्टोर नहीं कर पाएगी, तो क्या होगी भाई, स्टोर नहीं कर पाएगी तो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, वो सारा सड़ गया था, गल गया था, सारा माल गल गया था। तो इस तरीके से पीडीएस सिस्टम पे इतना सारा खर्चा करती है गवर्नमेंट, ठीक है। एमएसपी ट्रैप में फंसा के रखती है गवर्नमेंट, ठीक है।
अगली बात क्या भाई, एक्सपोर्ट। हम चाहते हैं भाई इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। देखिए मैंने अभी बेहतरीन एग्जांपल बताया था, जो जापान के अंदर ना 50-50 हजार रुपए किलो की मशरूम, 50-50 हजार रुपए की किलो की मशरूम बिकती है। क्या है ये? बहुत देर से स्टूडेंट्स हैं कॉल किए जा रहे हैं, अब भी आ रही है, काफी कॉल आ रही है। हाँ अब फिर काट दिया, ठीक। कोई स्टूडेंट्स है कॉल करिए जा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर चल रहा है ना उसका, सही जा रही है ना वीडियो? अच्छा ओके ओके ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि अ, अभी पता नहीं होता ना, क्लास के अंदर हूँ मैं, तो इस वजह से कॉल्स वगैरह तो स्क्रीन पर मुझे शो होती है, क्योंकि सब कुछ सिस्टम अटैच होता है ना फोन वगैरह से। चलिए देखिए भाई क्या है, तो क्या है भाई, एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। जैसे मैंने बताया था, जैसे हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे नई नई मशरूम्स को उगाया जाए, वहाँ पे वहाँ के लोगों को मशरूम्स के बारे में बताया जाए, किस तरीके से खेती करती है मशरूम की, किस तरीके से आप कर सकते हो मशरूम को, किस तरीके से करते हो, ये सब चीजें बताई जाए फार्मर्स को। अगर ये चीजें बताएगा फार्मर्स को, तो फार्मर अडोप्ट करेगा भाई उसको। अगर जो कहाँ जो जिसको 400 रुपये मिल रहे थे किसान को, अगर वहीं पर उसको 800 रुपये मिलने लग जाए, क्यों करेगा नहीं भाई? करेगा, मगर उसको उसको क्योंकि फार्मर रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क नहीं, तो रिस्क के कारण जो फार्मर होते हैं, तो गवर्नमेंट को पीछे आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा भाई। फार्मर आप एक बार करके तो देखिए, अगर आपके पास होता है, क्योंकि इतना इतना पैसा जब 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए जब पीडीएस सिस्टम पर कर सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट उसको नहीं दे सकती भाई? नई नई टेक्नोलॉजी के लिए इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती? विदेश से सीखे भाई, जो गवर्नमेंट है, अब्रोड कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वहां पर कभी भी आपको सब्सिडी वगैरह इस फॉर्म में नहीं दी जाती। वहां पर क्या होता है, जिसको जरूरत होती है वहां पर क्या दिया जाता है, उसको पैसा अकाउंट में दी जाती है। जैसे पीडीएस सिस्टम यहाँ चलता है ना, वहां पर 600 डॉलर रुपए जिसको जरूरत होती है उसके अकाउंट में चला जाता है। तो वो यूज करे, कैसे भी यूज करे। अब यहाँ पर मिट्टी का तेल दे देंगे भाई, फ्री में बांट देंगे भाई, अनाज दे देंगे, चावल दे देंगे, चीनी दे देंगे, ये फ्री में दे रही है गवर्नमेंट। क्यों दे रही है? फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, और सारे ले लेते हैं फ्री में, पर हमें लेनी छोड़ी ना भाई, हमें लेनी थोड़ी ना है, क्या क्लास है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। तो यही बात है भाई, तो एक्सपोर्ट हब बनाना है कैसे, यहाँ की नई नई फार्मर्स को नई नई फसलों के बारे में बताओ, जो जिसका ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जिसकी डिमांड हो, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जिसकी डिमांड हो, वो वाली टेक्नोलॉजी या वो वाली फसलों को बारे में, फसलें के बारे में फार्मर्स को बताना चाहिए भाई। आप ये ना करके ये वाली कीजिए, इस वाली से कीजिए, ये अगर करोगे तो आपको इतना मुनाफा होगा, इस तरीके से होगा। तो इस चीजें में क्यों नहीं बढ़ावा देती गवर्नमेंट? तो इस टाइप के टेक्नोलॉजी में या इस टाइप की चीजों में गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए भाई? बढ़ावा देना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैंने बताया था मशरूम का, आपका इसका बता सकता हूँ, ठीक है। तो मशरूम को खेती की जाए, मैंने सिर्फ मशरूम की नहीं बताना, मैं अलग अलग बता सकता है, ब्रोकली बता सकता है, बेल पेपर बता सकता है, ठीक है, कार्डमम बता सकते हैं, बहुत अलग अलग चीज, सैफरन, सैफरन तो चलो करते ही है कहीं कहीं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है आपको, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कश्मीरी एप्पल। क्या कश्मीरी एप्पल यहाँ पर यहाँ के लोगों को मिलता है? यहाँ के लोग कश्मीरी एप्पल नहीं मिलता, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी डिमांड बाहर है। जितना भी कश्मीर का एप्पल है, कश्मीर के लोग ही नहीं खाते उसको, इसको सारे को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां उनकी डिमांड है, क्योंकि कश्मीरी एप्पल की डिमांड है विदेशों में। वहां पर लोग ज्यादा पैसा देते हैं इसके, तो ज्यादा पैसा देंगे तो क्या होगा भाई, वहां पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, और वहां पे खेती करके और वहां पे भेज देते हैं। तो इस तरीके से कश्मीर में डिमांड है किसी, कश्मीर में डिमांड ना होगा, क्या हो सकता है, विदेशों में ज्यादा डिमांड है। एक बेहतरीन एग्जांपल बताऊं काजू का। काजू का आपको बता दूं, जो काजू होता है ना, काजू, जो काजू आप खाते हो, उस काजू जो होता है भाई, जो काजू जो इंडिया के अंदर जो बनता है ना काजू, लगभग लगभग पूरे ओवरऑल में 60%, जो ओवरऑल वर्ल्ड में 60% काजू सिर्फ इंडिया बनाता है। और इस काजू को जो केरला और कर्नाटक के अंदर जो काजू बनता है वो सारा, वो कहाँ भेज देते हैं, सारा विदेश में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं भाई? विदेश, क्योंकि डिमांड है भाई। इंडिया के लोगों को तो वही टुकड़ा मिलता है भाई, टुकड़ा। अगर ज्यादा खाए तो ज्यादा खाना है तो भाई ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, टुकड़ा खाते हैं इंडिया के लोग। तो बढ़िया क्वालिटी के काजू वायरस वो सारा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वही एक्सपोर्ट हुआ ना, बाहर, बाहर की कंपनी क्या करती है, उसको रंग बिरंगी पन्नियों के अंदर क्या करती है, बंद करके, और कहाँ एक्सपोर्ट कर देती है, सीधा इंडिया के अंदर वही काजू डबल ट्रिपल रेट के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं। नहीं तो यहाँ का अगर जो इंडिया के लोग हैं, अगर जो एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, तो काजू का भाव मूंगफली से नीचे गिर जाए, पता है आपको? अगर जो इसको एक्सपोर्ट करना बंद कर देना, तो यहाँ का भाव क्या, इंडिया से नीचे, नीचे गिर जाए, ठीक है, मूंगफली से भी नीचे गिर जाए। समझ में आई बात? तो काजू का एक बेहतरीन एग्जांपल है भाई। तो इस तरीके से ये, इसी तरीके से भाई एक्सपोर्ट हब बनाना है इंडिया को, अलग अलग इसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फोकस भी लेकर ये गवर्नमेंट की, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू को, उस प्रोडक्ट को क्या ऑल ओवर में वर्ल्ड में जाना पहचाना जाए, ऑल ओवर इंडिया में जाना पहचाना जाए। उस जैसे हमारे यहाँ पर जैसे पानीपत की क्या होती है, पानीपत का अचार हो गया, पचरंगा अचार हो गया, तो पानीपत का जो पचरंगा अचार होता है ना, वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है ना। तो वहीं तक हर जगह फेमस है आपका, ठीक है। ठीक है, अदर, अदर क्या होता है भाई, अदर तो यही है भाई। अब कहीं कहीं तो वो यूज कर लेंगे, मगर दूसरी जगह क्या भाई, यहाँ के फार्मर तो मैं देखे यहाँ तो कर लेते भाई,
मगर यहाँ के फार्मर क्या करेंगे भाई, वीट राइस बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, फार्मर्स को वीट राइस को छोड़ के और कुछ फार्मिंग भी करते रहने देनी चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन जरूर होना चाहिए। जैसे यूएसए के फार्मर और इंडिया के फार्मर में क्या डिफरेंस है, जो इंडिया के जो फार्मर्स है ना, वो नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो मिल नहीं पाती है भाई, क्यों भाई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म में मेनली, तो अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म है तो इनके लिए भी अलग अलग चीजें होनी चाहिए भाई, सब्सिडी होनी चाहिए, इनके लिए सब कुछ होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट कर भी रही है कई जगह तक, ठीक है ना। तो यूएसए के फार्मर्स क्या होते हैं भाई, यूएसए के फार्मर्स को आपको बता दूं, जापान के अंदर लगभग हर फार्मर्स को लगभग लगभग 8 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है हर एक साल। इसी तरीके से रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर हमेशा 11 लाख की सब्सिडी मिलती है को फार्मर्स को। तो देख लीजिए, इतनी इतनी डाटा है आपका, और इंडिया के फार्मर को कुछ भी नहीं मिलता है। इंडिया के फार्मर क्या हजारों में सीमित रह जाते हैं, हजारों में हजार भी नहीं मिल पाते हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है वो स्कीम, ठीक है। देखिए, हनी का डिमांड, हनी यानी शहद की इतनी बड़ी डिमांड है अपने इंडिया के अंदर या अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आपको बता दूं, जो यूएसए से, जो अमेरिका से या रशिया से, वहां रशिया से तो नहीं, अमेरिका से, आपका यूएसए से इंपोर्ट होता है इतना सारा हनी। क्या हमारे पास हनी बनाने की कैपेसिटी नहीं है? क्या हमारे पास हनी नहीं बना सकते? क्या हम हनी नहीं बना सकते? क्या जनरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास। मगर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रोडक्शन, वो क्या प्रीमियम हनी नहीं यहाँ बना सकते? बन सकता है, पहाड़ी मक्खी से या आपका एपिस मेलिफेरा से बिल्कुल यूज करके आप क्या बना सकते हैं, मक्खियों का प्रोडक्शन। क्योंकि अब हम यहाँ करते हैं तो भाई खेती तक ही सीमित रखते हैं, अलाइड एक्टिविटी की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। मगर जो बाहर के जो गवर्नमेंट है या अब्रॉड कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर अलग अलग चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे वहाँ की जो अलाइड एक्टिविटी, फार्मिंग से हट के भी जो अलाइड एक्टिविटी होती है, जैसे पशुपालन हो गया, पिगरी हो गया, फिशरी हो गया, ठीक है, इन चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। सिर्फ खेती खेती पर नहीं, सब चीजों पर ध्यान दी जाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर एक अलाइड एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए वहाँ के, क्योंकि वो भी तो फार्मर्स है, उनको भी तो फार्मर्स ही बोलते हैं, तो उनके भी प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैं यही बता रहा था, जो पीडीएस सिस्टम इस तरीके से वेयर हाउस पर खर्च करेगी गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करेगी, यानी इतना सारा पैसा तो खर्च कर देते हैं किस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कर देती है। और वही लास्ट में मिलता है क्या भाई, वही अनाज मिलता है भाई, वही 20 रुपए अनाज। अगर भाई ये क्या होता है भाई, विदेशों के अंदर ऐसा नहीं होता, विदेशों के अंदर डायरेक्ट अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया जाता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, जन धन योजना। अभी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जन धन योजना को एक डिजिटलाइज सभी लोगों को बैंक से जोड़ा गया था, और कोरोना काल के अंदर वही 500 रुपए डायरेक्ट अकाउंट के अंदर डाल देते हैं ना। जन धन योजना क्या है, जीरो बैलेंस में खाता खोल दिया था सभी का, तो सभी को डिजिटलाइज कर दिया था। और फार्मिंग का कोई भी सुविधा आती है या आपकी इमरजेंसी केस के अंदर, डायरेक्ट फार्मर क्या कर देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देती है उनके अकाउंट के अंदर। भाई कुछ भी खरीदो, आप आटा खरीदो या कुछ भी खरीदो, वो आपके ऊपर बात है भाई, ठीक है ना। पैसा पैसा मिल जाता है विदेश में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ला भी रही है नई नई सिस्टम। तो ये जो थोड़ी थोड़ी बातें थी, किसकी थी भाई, आपकी इसी की मैंने बात करी थी, किसकी, आपकी। ये जो आपके जो 3 फार्म बिल भी बताया था मैंने, 3 फार्म बिल को इस तरीके से आपका आया था, इस तरीके से आपका गवर्नमेंट। मगर मेन जो बात थी ना, बात थी क्या भाई थी, जो गवर्नमेंट क्या करी थी, जो फार्मर्स और ये 3 बिल ला को हटाए क्यों गए, क्योंकि मेन ना डिफरेंस क्रिएट हो गया था फार्मर्स के और गवर्नमेंट के बीच में, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। अगर जो क्या करती है, अगर इन्हीं 3 फार्म बिल को ये क्या करती भाई, गवर्नमेंट क्या करती, अगर पायलट प्राइवेट बेसिस पे, यानी सबसे पहले हर जगह नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं, कहीं किसी किसी स्टेट के अंदर लागू करके देखती भाई, एक की दो जगह, ठीक है। अगर वहां पे सक्सेसफुल होता, तब जाके वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में उसको फैला दिया जाता या उसको लागू कर दिया जाता। मगर नहीं, गवर्नमेंट ने सीधा हाथ ही क्या कर दिया था, इस फार्म बिल को सर्कुलेट कर दिया था या लागू कर दिया था। तो हर चीज को सबसे पहले क्या करना चाहिए, थोड़े लेवल पे, थोड़े स्मॉल लेवल एरिया के अंदर करना चाहिए, फिर देन उसके बाद क्या करना चाहिए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर सॉरी इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर वो करते तो शायद हो भी जाता। और मेन चीज थी क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में। हालांकि मैं मानता हूँ भाई 3 फार्म बिल बहुत बढ़िया भी थे वे, मगर कुछ उसके अंदर कुछ कुछ खामियां भी थी, कुछ कुछ खामियां भी थी, ठीक है। बढ़िया भी थे और खामी भी थी। अगर वो जिस तरीके से गवर्नमेंट लाई थी, अगर इसी तरीके से अगर वो सच में, अगर जो वो होते, अगर वो सच में ही, अगर ये फार्म बिल को अगर इसी तरीके से वो लागू होते, इसी तरीके से सब कुछ अगर स्मूथली होता, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा था फार्मर्स के लिए। मगर फार्मर्स जानते हैं भाई क्या, आगे की सिचुएशन, क्योंकि उसके काफी सारे ड्रॉबैक्स भी थे, काफी सारे ड्रॉबैक भी थे, मैं मानता हूँ, ठीक है। मगर गवर्नमेंट कह भी रही है, उस अमेंडमेंट करके उन फिर बिल्स को दोबारा लाया जाएगा और दोबारा से उन बिल्स को क्या करना पड़ेगा, लागू किया जाएगा, और बहुत ही इफेक्टिव वे में, जिसमें फार्मर्स की और गवर्नमेंट की दोनों की रजामंदी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। मेनली मेरा मेन टॉपिक था इसका भाई, जो फार्मर्स को मेनली डाइवर्सिफाई करो, हमारे यहाँ फार्मर्स को क्या करो, डिजिटलाइज करो, हमारे यहाँ के फार्मर्स को क्या करो, अच्छी नॉलेज दो, नई नई टेक्नोलॉजी दो, नई नई मशीनरी दो, इनसे इनका भला होगा, ना कि सब्सिडी या आपकी ये
अनाज बाँटने से इनसे नहीं होगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इनको पढ़ाना पड़ेगा, इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके नई-नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई-नई फसलों को उगाना पड़ेगा, नई-नई फसल उगाएँगे, नई-नई क्रॉप्स को उगाएँगे, क्रॉप्स को उगाने के बाद नए-नए तो इनको क्या मिलेगा, इनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी फार्मर्स को, और इसी अपॉर्च्युनिटी के साथ जो फार्मर्स है वो अपनी लिवलीहुड कंडीशन को जी पाएगा और अपनी लिवलीहुड कंडीशन को बेटर कर पाएगा और एडवांस वे में खेती कर पाएगा, और हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को कम कर पाएगा, डिमांड को पूर्ति कर पाएगा, उसकी नीड को पूर्ति कर पाएगा कौन, हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा फार्मर ही है जो हमारे इस देश को चला रहा है, जो हमें अन्नदाता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमें फूड सिक्योरिटी देता है और खाना देता है। और मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं को नमन करना चाहूँगा, हमारे फार्मर्स को। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो फार्मर है, जय जवान जय किसान, ठीक है, अगर किसान है तो हम हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी, महात्मा गांधी जी ने भी यही बात कही थी भाई, क्या कि अगर आपको किसी भी देश की तरक्की करनी है ना, अगर आपको किसी भी देश की तरक्की करनी है तो वहाँ के रूरल एरियाज को डेवलप कर दीजिए, वहाँ के ये ग्रामीण एरिया को डेवलप कर दीजिए, देश अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। समझ में आई भाई, समझ में आई भाई बात। तो यही बात है भाई, गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि आप अपना रूरल एरिया को डेवलप कीजिए, और यहाँ के, क्योंकि हमारा हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो मेनली जो जनसंख्या बसती है हमारी रूरल एरियाज के अंदर ही बसती है, ठीक है ना। तो हम इतनी बातें यही करेंगे इसके बारे में, तो आपको बहुत सी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। आई होप कि आपको फेज 2 में इसमें लिखने की जो बातें होती है वो आपको समझ आएगी, किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लिख सकते हो, क्या क्या बातें आप इसके अंदर और भी ऐड अप कर सकते हो, ठीक है। तो हम इतना ही बात करेंगे, ठीक है, मैंने सारी बात कर ली आप सभी के सामने, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी नॉलेज को ऐसे इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से हमसे मिलते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू और साइयो नारा।